हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में MGPE 011 का सब्जेक्ट है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और वो मानव सुरक्षा या फिर मैं बात करूं ह्यूमन सिक्योरिटी के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम डिस्कस करेंगे ये ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो इस सब्जेक्ट के हैं। आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर ऐसी वीडियो बना दीजिए जिसके अंदर MPSE 008 की तरह सारे क्वेश्चन जैसे हमारे पेपर में आए थे वैसे ही इसके भी आ जाए। तो आप सभी ने जैसे डिमांड करी, मैंने आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले ही ये वीडियो बना दी है ताकि आप लोग एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में आराम से इस वीडियो को देख सकें। और फर्दर ऐसा नहीं है कि जो अभी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं ये केवल उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। ये आपके पेपर्स का डीप एनालिसिस करके मैं आप सभी के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ और मोस्ट प्रोबेबली उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी के कॉलेजेस के अंदर जो भी आपका ग्रुप्स है तो आप उनके साथ में इसको शेयर कर सकते हो। और चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मानव सुरक्षा से आप क्या समझते हैं और आपसे इसमें सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं का वर्णन पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो सुरक्षा कहते हैं किसको है, सबसे पहले आप सभी को ये एक्सप्लेन करना है। तो देखो, सुरक्षा को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है, परंतु सुरक्षा का मतलब सिंपल वे में मैं आपको कहूँ तो सुरक्षा का मतलब ये होता है विभिन्न प्रकार के खतरों से आज़ादी जो है ये स्वतंत्रता एक तरीके से मानव सुरक्षा कहलाती है। जब तक मनुष्य खतरों से घिरा रहेगा ना ही मनुष्य स्वतंत्र रह पाएगा और ना ही मनुष्य जो है वो एक सुरक्षात्मक जीवन जी पाएगा। तो मानव की सुरक्षा से अगर हम देखें जुड़ा ही कॉन्सेप्ट स्वतंत्रता का है। मनुष्य जितना खतरों से आज़ाद रहेगा उतना अधिक स्वतंत्र रहेगा। तो ये तो एक इंट्रो की बात हुई कि मानव सुरक्षा कहते हैं किसको है। अब भाई जो मानव सुरक्षा है इसके अंदर अगर हम अदर एक्सपेक्ट देखें तो इसके दो पहलू बेसिकली निकल के आते हैं। मेनली अगर हम देखें दो पहलू निकल के आते हैं। सबसे पहला मानव सुरक्षा का पहला पहलू कौन सा है? एक है परंपरागत पहलू, यानी ऐसे पहलू जो केवल बाहरी आक्रमण के खतरों के ऊपर ही विशेषकर जोर देता है। और इसे हमने परंपरागत नाम इसलिए दिया है क्योंकि पहले जितने भी खतरे हुआ करते थे, जो हम सुरक्षा की बात करते थे, केवल बाहरी आक्रमण से सुरक्षा की बात करते थे। क्योंकि अगर हम बात करें पहले का टाइम जो था जैसे अब का टाइम पे, अभी वर्तमान समय में बहुत सारे नए नए खतरे हमारे सामने उभर कर आ गए हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन है या फिर हम कहें पर्यावरण की समस्याएं हैं। इसमें आपका ग्लोबल वार्मिंग आ गया, जैव विविधता पे संकट आ गया, वनों की कटाई हो गई, या फिर अनियमित मानसून हो गया, या फिर आप देखते हो कि भाई विश्व का तापमान ग्लोबल वार्मिंग के तहत बढ़ रहा है, ओजोन परत में छिद्र हो गया। ये सारी की सारी समस्याएं जैसे आज की हैं पहले नहीं होती थी। दूसरी चीज अगर हम और बात करें, जैसे डिजीजेस की बात करें, बीमारियों की बात करें, तो आज के ज़माने में बहुत सारी हमारे पास में तरोताज़ा या फिर नई नई बीमारियां जो पहले नहीं हुआ करती थी, तो हमने परंपरागत में डिजीजेस को भी नहीं रखा। आज के ज़माने में कैंसर, टीबी, इसके अलावा कोरोना वायरस जो अभी आप सभी देख रहे हो, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अलग अलग प्रकार की नई नई बीमारियों का जो है उद्भव हो चुका है जो पहले नहीं होता था। पहले मेनली मनुष्य को एकमात्र सुरक्षा होता था बाहरी आक्रमण का, और बाहरी आक्रमण पहले एक नॉर्मल सी बात थी, और बाहरी आक्रमण ज़्यादातर होते भी थे। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। उसमें से एक सबसे पहला कारण ये था कि बाहरी आक्रमण इसलिए होते थे क्योंकि जो देश होता था वो ये मानते थे कि अगर हमें धन अर्जित करना है तो इसके लिए हम दूसरे देश पर अगर आक्रमण कर दें तो उनसे हमें धन मिल जाएगा। हमें खाद्यान्न की वस्तुएं चाहिए तो हम अगर उस पर आक्रमण कर दें तो वहां से हम खाद्यान्न की वस्तुएं उठाकर ला सकते हैं। तो इस तरीके से सुरक्षा पहले क्या था, बेसिकली इस पे ही बैलेंस होता था। हमको ध्यान रखना है कि एक बार हम इसको दो प्रकार से कैटेगराइज करते हैं, एक परंपरागत और एक आपका अपरंपरागत। अपरंपरागत में नए प्रकार के खतरे और नए प्रकार के, जैसे आज के ज़माने में वेपन्स बहुत सारे, स्पेशली न्यूक्लियर वेपन है जो आपके पास में परमाणु हथियार है,
तो इन परमाणु हथियारों से भी एक तरीके से मानव को थ्रेट है, मानव को सुरक्षा को खतरा है, और इस खतरे से आज़ादी या इस खतरे से मनुष्य को सुरक्षा ही मानव सुरक्षा। तो ये इसकी कुछ पहलू रहे, आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 है मानव सुरक्षा। अच्छा, जो भी स्टूडेंट्स अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ओनली हमने क्वेश्चंस लिखे हैं, इसके आंसर्स मैं आपको समझा रहा हूँ या आपको अदर बुक्स में क्योंकि देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर 6 पेज है, अगर क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो 4 से 5 घंटे निकल जाएंगे, हम एग्जाम कैसे तैयारी करेंगे, क्योंकि हम जॉब भी करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमने फैसिलिटी दी है, और साथ ही साथ में क्योंकि कुछ आप जैसे दोस्त वगैरह और भी हैं, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं और उनके लिए भी और काम करना है, तो उसके लिए कुछ हमारे लिए इससे हेल्प भी हो जाती है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आप सभी के लिए आगे आपकी स्क्रीन पर, बाकी आप समझदार है, अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर लिखें, नहीं तो फिर आप इसका डायरेक्टली डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के आप अपने जो भी क्वेश्चंस जो उनसे रह रहे हैं वो आप देख सकते हैं। जब तक मानव सुरक्षा की गांधीवादी दृष्टिकोण बताइए। देखो, मानव सुरक्षा की बात करें तो गांधीवादी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको करके जाना ही जाना है। अगर ये क्वेश्चन बिल्कुल, वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे ही है, इसी में से पूरा पेपर बनेगा, लेकिन ये कुछ स्पेशल है जो हर एक पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे गांधीवादी दृष्टिकोण की बात करें तो गांधीवादी दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए, इसमें क्वेश्चन में लिखा गया है, और ये पारंपरिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से भिन्न है। पारंपरिक दृष्टिकोण का मतलब होता है कि ये परंपरावादी दृष्टिकोण से किस प्रकार से अलग है। तो यहाँ पर जैसे गांधी दृष्टिकोण, गांधी की दृष्टिकोण क्या था, जैसे परंपरावादी दृष्टिकोण क्या था, परंपरावादी जितने भी सिद्धांत शास्त्री थे या सुरक्षा की बात करते थे, मैंने बताया वो अपने आप को क्या कहते हैं, बाहरी जो आउटसाइड है, आउटसाइड, इस बाहर से इन पे अटैक ना हो, इसके लिए ये क्या कहता है, ये अपने स्ट्रांग से स्ट्रांग अपने आप को ऐसे किले बनाते थे, अपने स्ट्रांग से स्ट्रांग अपनी आर्मी को रखने की कोशिश करते थे। लेकिन गांधी जी ने इस प्रकार की परिभाषा या इस प्रकार के खतरे से सिर्फ खतरा नहीं बताया, उन्होंने कहा कि भाई खतरे कई प्रकार के होते हैं, देश के आंतरिक रूप से भी खतरे होते हैं, जैसे विद्रोह का खतरा हो जाए कभी देश के अंदर, या देश के अंदर अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैल जाए, तो केवल हम अपना ध्यान जो है सिर्फ बाहर के खतरों पे ही कंसर्निंग पॉइंट नहीं बना सकते। दूसरी चीज गांधी जी ने कहा है कि केवल अपनी आर्मी को स्ट्रांग बनाना ही खतरे से आज़ादी नहीं। और पहली बात तो जब किसी से हम युद्ध कर रहे हैं तो युद्ध करने का मतलब ये हमारे लिए खतरे की आज़ादी नहीं, बल्कि ये खतरे की घंटी है हमारे लिए, क्योंकि इस युद्ध से या फिर इस हिंसात्मक प्रवृत्ति के कारण हमारी सोसाइटी के जो भी आर्मी मैन्स हैं, ना केवल हमारे देश के बल्कि सामने वाले देश के, वहाँ के भी लोग मारे जाएंगे और इससे खतरा होगा। और आज बेशक से आप युद्ध में जीत जाओगे, परंतु आने वाले टाइम पे सामने वाला जो देश रहेगा उसके मन में एक बात जरूर रहेगी कि इस चीज का मैं बदला अवश्य लूंगा। इस भावना ने ही, आप सभी को पता है, बदले की भावना के कारण ही आपने पढ़ा होगा कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, तो इस वजह से जनवरी अपनी उस प्रतिशोध के कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए उत्तरदायी रहता है। ठीक उसी प्रकार से गांधी जी का कहना है कि युद्ध किसी प्रकार की खतरे की आज़ादी नहीं है, और हमें अगर खतरों से निपटना है या जो भी हमारे पास खतरे हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें पीसफुली, शांतिपूर्वक क्या करना होगा, उसका उपाय देखना होगा। हम खतरों से आज़ादी के लिए या फिर खतरों से सुरक्षा के लिए हम सिर्फ हथियारों का सहारा नहीं ले सकते। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन ये भी आता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंसा से क्या समझते हैं, हिंसा होती क्या है। सबसे पहली बात तो हिंसा हम कहते हैं किसको है, तो आप सभी को याद रखना है हिंसा कई प्रकार की होती है, जैसे प्रत्यक्ष हिंसा, इसके अलावा संरचनात्मक हिंसा। हिंसा का मतलब वायलेंस, डायरेक्टली आप सभी को ध्यान रखना है लड़ाई झगड़े से है, जिसके अंतर्गत मार पिटाई हम देख सकते हैं, या फिर दो पक्षों के बीच में विवाद किसी पुराने मुद्दे पर है और वो विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसमें हाथापाई आ जाती है। तो हिंसा जो है वो किसी भी तरीके की हो सकती है, वो छोटे पहलू की भी हो सकती है, छोटे स्केल की भी हो सकती है, और वो बड़े स्केल की भी हो सकती है, और साथ ही साथ में इसके विभिन्न पहलुओं को बताना है। तो इसमें आपको एक तो प्रत्यक्ष हिंसा मेनली आप सभी को, और दूसरा आपका संरचनात्मक हिंसा, इन दोनों के बारे में आप सभी को एक्सप्लेन करना है। दोनों क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपको करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपसे पूछा गया है शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति, एक तो शांति के प्रति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति गांधीवादी दृष्टिकोण का महत्व बताइए। यानी गांधीवादी जो विचारधारा है या गांधी की तरह जो विचारक है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की कहाँ से बात करते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको स्पेसिफिक कह दिया है गांधी जी,
अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आप सभी के सामने यहाँ डिस्कस किया था, मानव सुरक्षा को लेकर गांधीवादी दृष्टिकोण। अब जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट कर रखा है तो वो सेम क्वेश्चन ही है, ये कुछ कोई बड़ी बात नहीं है। अब भाई मानव सुरक्षा की जब बात कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर एक देश की तो बात नहीं कर रहे, मानव तो हमारे देश में भी रहते हैं, दूसरे देश में भी रहते हैं। तो यहाँ पर हम मानव सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो उसका पूर्णतः हमारा मतलब विश्व के उन सभी लोगों से है। तो विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करने में गांधीवादी दृष्टिकोण, सेम क्वेश्चन देखो आप सभी के लिए कैसे अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, और बेसिकली यहाँ पर आपको यही बताना था इस वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है कि वैश्विक सुरक्षा के लिए यूएनडीपी द्वारा चिन्हित खतरों के बारे में बताइए। सबसे पहली बात तो आपको यूएनडीपी के बारे में बताना चाहिए। तो यूएन से नाम तो पता चल गया होगा कि ये एक इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, जिसमें डी का मतलब देखो यूनाइटेड नेशन, डी से है डेवलपमेंट, यूनाइटेड, एल से है नेशन, डी से है डेवलपमेंट और पी से है आपका प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का विकासीय कार्यक्रम, इसको हिंदी में हम बोलते हैं। अब इन्होंने कुछ विकास से संबंधित कुछ खतरे बताए हैं। जैसे इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग होता है क्या, पेपर में ऐसे नहीं लिखा आएगा आपसे, पेपर में या तो ऐसे लिखा आएगा ग्लोबल वार्मिंग, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्लोबल वार्मिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्लोबल, या तो आपसे लिखा आएगा वैश्विक ताप, वैश्विक ताप, वैश्विक ताप। अगर आपसे वैश्विक ताप भी नहीं लिखा आता तो जैसे और खतरे बताएं, तो इन्होंने जैसे बताया है कि भाई वनों की कटाई एक खतरा है, वनों की कटाई भी एक खतरा है। वनों की कटाई को अगर हम छोड़ दें तो वनों की कटाई के बाद में जैव विविधता है, जैव विविधता ये भी एक क्या है, एक खतरा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ओजोन परत में छिद्र, ओजोन परत में छिद्र, ओजोन परत में छिद्र होना ये भी एक खतरा है। तो यहाँ पर हमारे सामने एक नहीं, एक से बहुत ज्यादा खतरे हमारे सामने मौजूद है आज वर्तमान समय में, और इन्होंने इन खतरों के बारे में बताया। बेसिकली इन्होंने आप सभी को बताया यूएनडीपी, यूएनईपी एनवायरमेंटल प्रोग्राम है, ई का मतलब, तो ये बेसिकली विश्व में विकास के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा की बात करता है कि किस तरीके से विश्व के जो अधिकतर देश हैं वो विकास तो करे ही करें, लेकिन साथ ही के साथ हमें विकास करने का मतलब ये नहीं है कि हम आने वाली पीढ़ी को कि ऐसी समस्याएं पकड़ाते हुए जाएं जिससे कि उसका विकास ही ना हो। और दूसरी बात क्या है कि आने वाली पीढ़ी जो है संकट अपन रहकर अपना जीवन बिताए। तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या देखा, यहाँ पर बेसिकली हमने ये देखा कि विश्व में नए खतरे कौन कौन से और इस पे सुरक्षा करना क्यों आवश्यक है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, विश्व का तापमान बढ़ रहा है, तो विश्व के तापमान बढ़ने से क्या हो रहा है, जो हमारे ग्लेशियर्स है, स्टोर वाटर्स है, वो पिघल रहे हैं। और स्टोर वाटर पिघलने का मतलब क्या बनता है कि भाई जो तटवर्ती इलाके हैं, अब जैसे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, जब ग्लेशियर यानी बर्फ जो है वो पहाड़ों पे जो है स्थित है, अगर वो पिघल रहा है तो जो तटवर्ती इलाके हैं जैसे मैक्सिको हो गया, मुंबई हो गया, तो ये सब ऐसे इलाके हैं कुछ स्पेसिफिक, वो पूरी तरीके से उम्मीद है कि वो डूब जाएंगे आने वाले टाइम पे। तो इसीलिए हम लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं और वहाँ पर फिर हर एक जो भी देश ऐसे उन कई कई देश तो पूरी तरीके से डूबने की उम्मीद, हमारा तो केवल मुंबई है ना, लेकिन कई देश तो ऐसे हैं जो पूरी तरीके से डूब जाएंगे। तो यहाँ पर उन देशों की सुरक्षा के लिए बहुत खतरा है। ओजोन परत में छिद्र होती है तो उससे हम देख रहे हैं सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रा वाइट रेज है, पराबैंगनी किरण है, वो हमारी स्किन डिजीज, स्किन कैंसर, इस प्रकार की अनेक खतरनाक या फिर महंगी महंगी बीमारियां हमें पहुंचा रहे हैं, जमीन की उर्वरा क्षमता खत्म कर रहे हैं। जो इकोसिस्टम में बैलेंस है वो जैव विविधता के खत्म होने से, जैव विविधता का मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी, उनके खत्म होने से अलग अलग प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जैसे एक इकोसिस्टम होता है, वो इकोसिस्टम बिगड़ता जा रहा है, पर्यावरण तभी आज पूरी तरीके से खत्म होता जा रहा है। तो आपने एनवायरमेंट की बहुत सारी वीडियोज बचपन में भी देखी होंगी, पढ़ा भी होगा, कॉलेजेस में भी पढ़ा होगा, आप इसके बारे में इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज किसे बोलते हैं, इसको क्लाइमेट चेंज। आज क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, आज विश्व की जलवायु जो है वो कैसे चेंज हो रही है, तो विश्व की जलवायु जो है बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग के कारण चेंज हो रही है, पेड़ों की कटाई के कारण ग्लोबल ये हो रही है। तो ये खतरा जो है ये दोनों के दोनों क्या है कि मानव जाति के लिए खतरा है, इसमें आपको एक्सप्लेन से बताना है। तो आपको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो आज लोगों का रहन सहन बदल रहा है, खान पान बदल रहा है, लोग दिन के समय काम नहीं कर पा रहे तो रात के टाइम ज़्यादातर काम होता है, हर जगहों पर ऐसे हम देख रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हम देख रहे हैं कि भाई मौसम चक्री बिगड़ रहा है, तो ये प्रॉब्लम निकल के हमारे सामने आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपसे पूछा गया है कि विकास और भूमंडलीय तापन के बीच में अंतर संबंधों की चर्चा कीजिए। इसमें आपको बेसिकली ये बताना है कि विकास क्या है और साथ ही भूमंडलीय तापन के बीच में क्या क्या संबंध है।
इन दोनों चीज़ों को आपको इसमें बेसिकली क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि विकास डेवलपमेंट क्या है और भूमंडलीकरण तापन क्या है। देखो आज आज के ज़माने में हम देखते हैं कि भाई हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। ज़्यादातर विकास के लिए हम हमारा देश जो है, अगर हम विकास को देखते हैं कैसे, हम ऐसा देखते हैं कि हमारे जीवन है, जीवन में जो उपभोक्ता के रूप में हम एक वस्तुओं को यूज करते हैं वो कितनी अच्छी मिल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले आपको बात तो पहले संचार आपका एक जगह से दूसरी जगह होता था, आप एसटीडी पीसीओ या फिर आपके आईएसडी ऐसे जगहों पर टेलीफोन बूथ्स होते थे, वहां पर जाकर आप अपने रिश्तेदार रिलेटिव्स को फोन करते थे। फिर आपने देखा कि एक टाइम ऐसा आया कि सबके हाथ में मोबाइल फोन आया, कीपैड वाला आया। लेकिन फिर थोड़ा और आपने टाइम देखा कि सबके हाथ में फिर टच वाले मोबाइल्स आने लगे, वीडियो कॉल्स होने लगी। आज हमारी जो दूरियां हैं वो हमारी निकटता में बदल गई है। तो तापमान जो है, भूमंडलीय तापमान, ये विश्व का जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है और वो विकास के कारण बढ़ रहा है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सभी को दूंगा कि आजकल मशीनों से ज्यादा काम हो रहा है, मशीन हीट प्रोड्यूस करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी ऐसी मशीन है, जैसे एसी है, फ्रिज है, ये हमारी रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। इससे निकलने वाली जो जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं, चाहे मीथेन हो गई, चाहे आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, ये या सीएफसी गैसेस हो गई, ये सारी की सारी गैसें हैं, ये क्या कर रही है, आज विश्व का तापमान बढ़ा रही है। तो ये बेसिकली विकास के कारण ही ये सारी चीज़ें हो रही है। अगर हम गांव के इलाकों में बात करें तो मौसम चक्र वहाँ पर इतना ज़्यादा खराब नहीं जितना शहरों में। शहरों के अंदर प्रदूषण ज़्यादा है, उसका कारण क्या है, विकास। तो ये इसको बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को देखेंगे। अब यहाँ पर टेररिज्म क्या है, आतंकवाद क्या है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आप सभी के लिए एक्सप्लेन किया है कि आतंकवाद क्या है। मैं लेकिन फिर भी बताऊंगा। जैसे आतंकवाद जो शब्द है, वैसे आपके पेपर में 10 नंबर का तो है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। तो आतंकवाद है क्या, क्योंकि 20-20 नंबर के हमने क्वेश्चन करवा रखे हैं। आतंकवाद होता क्या है, तो इसको हम इंग्लिश में टेररिज्म कहते हैं और ये ग्रीक भाषा के टेरर शब्द से निकला हुआ है और जिसका मतलब होता है थरथराना या कांपना। जब कोई एक ऐसा समूह क्या करता है कि लोगों को डरा धमकाकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, तो वो टेररिज्म कहलाता है, वही आतंकवाद कहलाता है। इसके क्या कारण है, तो इसके कई सारे कारण हैं। उसमें मैंने कारणों के बारे में भी बता रखा है कि भाई इसमें कारण अगर हम देखें इसके अंदर, तो बेसिकली इसके एक तो वैचारिक कारण है कि लोग बाग अपनी विचारधारा को लोगों से मनवाना चाहते हैं, इसीलिए आतंकवाद काफी ज्यादा पनप रहा है। कई लोग इसको जिहाद के रूप में देखते हैं। देखो मैं यहाँ पर इस जगह पर मैं बात नहीं करना चाहता कि क्या चाहिए क्या गलत है, लेकिन कई देखो यहाँ पर हम बुक्स के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, जो ज्यादातर लोगों की राय है वो आपको बताए। कई लोग इसको जिहाद से जोड़ के देखते हैं, कई लोग अपनी धार्मिक प्रवृत्ति से इसको जोड़ के देखते हैं। हालांकि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। किसी पर्टिकुलर धर्म को इंटेरोगेट करना ही बिल्कुल गलत है कि वही टेररिज्म फैलाते हैं या फिर ऐसी चीज है। और यहाँ पर हम अगर बात करें आतंकवाद के ऊपर, तो आतंकवाद जो है बेसिकली सभी लोगों के डेवलपमेंट के लिए, हर एक डेवलपमेंट कंट्रीज जो है वो आज के ज़माने में आतंकवाद, डेवलप्ड कंट्री जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। अब वो लोग डेवलप्ड कंट्री कैसे बढ़ावा दे रही है, आपको तो समझ नहीं आएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक अमेरिका का एग्जाम्पल लेता हूँ। अमेरिका की जैसे अरब कंट्रीज है, इराक होगी या फिर ऐसी कंट्री जहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है। अब अमेरिका क्या करती है, इन देशों में जानबूझकर आतंकवाद को बढ़ावा देती है और वहाँ की स्थिर सरकारों को धराशायी होती हुई दिखाती है कि वहाँ की सरकारें उसको रोकने में असफल है। और अमेरिका जैसे देश जो है वो उनसे आतंकवाद से लड़ने में या फिर वहाँ के आतंकवादियों को मारने में क्या करेगा, मदद करेगा। अमेरिका अपनी आर्मी वहाँ उतार देता है और बेसिकली उन बेचारों देशों के अंदर जो संसाधन पाए जाते हैं उन सभी संसाधनों का धुआं होता है। वहाँ की मीडिया, सरकार, ऐसे कोई लोग इतने स्वतंत्र नहीं होते कि वो इस हिसाब से सोच सके। इसीलिए आप सभी को याद रखना है। अब ये क्वेश्चन जो अगला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, और इससे ऊपर जो आतंकवाद वाला हमने पढ़ा ये भी। अब देखो यहाँ भारत में शोषित हर्षीय लिखा हुआ है और इसके आगे मैं आपको सबसे लास्ट क्वेश्चन मैंने एक ऐड किया है, आपसे हर्षीय शब्द इस्तेमाल करेगा या फिर हर्षीय शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा। इसमें कहेगा बच्चों को सशक्तिकरण के लिए। सशक्तिकरण आप सबको इंपॉर्टेंट है। सशक्तिकरण किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में हम बात कहें तो एक व्यक्ति के पास में अपने संसाधनों तक पहुंच रखने की कितनी क्षमता है। जैसे फॉर एग्जांपल सरकार ने कानून बना दिए हमारे देश में कि भाई सभी के लिए कानून समान है, कोई अमीर कोई गरीब, कोई भी अगर क्राइम करता है सबको एक बराबर क्या है कि भाई न्यायिक सुविधा पाने का अधिकार है। लेकिन रियलिटी में अगर हम देखते हैं तो भारत में आपकी रीच जो होगी ना वो अमीर लोगों की रीच से बहुत कम होगी। मेरी भी रीच जो होगी वो अमीर लोगों की रीच से क्या होगी, बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सशक्त नहीं है। हम जो हमारे पास में रिसोर्सेस है
अच्छे से उपयोग नहीं कर पाते। दूसरी चीज़, हमारे पास में इतने राइट्स जो है उनकी तुलना में एम्पावरमेंट है हमारे पास इतनी है ही नहीं कि हम उनका क्या कर सके, अपोज कर सके। तो बेसिकली कोई भी देश अपने जन सुविधाओं का कितना उपयोग करता है, कितना उपयोग कर पाता है, पब्लिक को रियलिटी में कितना फायदा पहुंचता है, ये एम्पावरमेंट होता है, यही आपका सशक्तिकरण होता है। अब भारत में बच्चों को सशक्त बनाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो भारत में सबसे पहली बात तो जो शिक्षा व्यवस्था है इसके अंदर बिल्कुल सुधार होना चाहिए। बच्चे स्कूल तो जाते हैं, सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाई तो होती है, लेकिन जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल्स में होती है या जिस तरीके से एक एक्चुअलिटी में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं प्राइवेट स्कूल को अच्छा बता रहा हूँ, सरकारी को बेकार। लेकिन यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल के बच्चे जो है वो हमें पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं एजुकेशन लेने के बाद भी पीछे रह जाते हैं। इसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाते। हालांकि कई लोग बढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं है कि सभी के साथ ऐसा है, कई लोग करते भी हैं, परंतु वो एक्सेप्शनल केस ही हम कहेंगे। लेकिन यहाँ पर पहली चीज़ तो ये करनी होगी। दूसरी चीज़, हमें एक बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स देनी होगी। स्किल्स की बात कर लें तो स्किल्स देने की हर एक सरकार बात करती है, और हर 5 साल बाद में कोई ना कोई एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है, परंतु वो प्रोग्राम केवल फायदा सिर्फ उन लोगों को पहुंचाता है जिनके यहाँ पर ये प्रोग्राम चल रहे होते हैं। एक्चुअलिटी में बच्चे जो होते हैं वो उससे कुछ सीख भी नहीं पाते। तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। हमें बच्चों को अपने भविष्य के प्रति, जैसे दूसरे देशों में, विकसित कंट्रीज में है, भविष्य के प्रति उनको उनके अंदर बचपन से ही जागरूकता होनी चाहिए। बच्चा भविष्य में क्या करेगा, बचपन से पूछोगे डॉक्टर बनूंगा, पुलिस बनूंगा, ये बनूंगा। जब आगे बच्चा बढ़ता है तो एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि हमें बहुत मुश्किल लगने लगता है। हम में से अगर अब 100 बच्चे हैं तो 100 में से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो जिन्होंने बचपन में कुछ ऐसा सोचा है कि हम ये करेंगे और वो कर पाते हैं। 100 में से केवल 10 बच्चे, ये 90 बच्चे अपने दिशा से भटक जाते हैं। और ये 90 बच्चे जो है अपनी दिशा से भटकने के बाद में अपने देश को आगे नहीं बढ़ा पाते। तो यहाँ पर हम अपने देश के बच्चों के लिए हमें क्या करना चाहिए, बच्चों के अंदर भविष्य में क्या करना है, इसकी क्षमता उनके अंदर होनी चाहिए, इसके बारे में। इसके अलावा भारत में असंगठित श्रम, श्रम का मतलब यहाँ पर किससे है, लेबर से। तो भारत में असंगठित जो श्रम है, श्रम का मतलब है मजदूर, असंगठित क्या है, श्रम। ये मुख्य विशेषताओं को बताइए। तो इसमें मुख्य विशेषताएं बतानी है कि भारत में असंगठित श्रमिक है, उनके कौन कौन से विशेषता है। तो पहली बात तो भारत के अंदर ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अश्रमिक है। अश्रमिक हम उनको उनको कहते हैं अश्रमिक जो किसी एक निश्चित फिक्स जगह काम नहीं करते, जिनका समय समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जॉब वगैरह जो है वो चेंज होता रहता है। दूसरी चीज, हमारे यहाँ पर जो गरीबी है वो श्रमिकों के पास है। श्रमिकों को सरप्लस नहीं मिलता, ना ही श्रमिकों को और अन्य सुविधाएं जो है मिल पाती है। ये श्रमिक अगर चाहते भी हैं कि वो अपने जीवन में कुछ बेहतर करें तो उनको इतनी सैलरी नहीं दी जाती, हालांकि सारा काम वो करता है, उनको कुछ नहीं होता। तो भारत के शहरों में तो इसकी दुर्दशा बहुत ज़्यादा है। बहुत से अधिक लोग हैं जो उनकी मजबूरी का बहुत ज़्यादा फायदा उठाते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि जनरल क्वेश्चन है, अगर आ जाए तो बना बना के आपको उसके अंदर लिख देना है। समकालीन विश्व में आतंकवाद एक चुनौती है, यानी विश्व में आतंकवाद एक चुनौती हो चुकी है। जो लोग या जो देश आतंकवाद से अब निपटने की कोशिश करने की बात करते हैं, उन देशों में भी आतंकवाद की घटनाएं देखने को मिल जाती है। स्पेशली हम देख रहे हैं विकसित देशों में भी आतंकवादी घटनाएं होने लगी है। तो आतंकवाद की जो चुनौती है विश्व के सामने इस प्रकार से हो चुकी है कि विकसित देश भी इनसे परेशान है। इसके अलावा ये कई बारी हिंसाओं को बढ़ावा देते हैं, मासूमों को अपना शिकार बनाते हैं, और साथ ही साथ स्पेशली जो है महिलाएं, जो आज के यूथ है, वो इसका शिकार ज्यादातर होते जा रहे हैं। तो आप सभी को याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि गरीबी, जेंडर असमानता, एक तो गरीबी और एक जेंडर असमानता और हिंसा के बीच में अंतर संबंध बताइए। देखो जो गरीबी है वहां पर असमानता का भाव देखने को मिलता है, यानी अमीर हमेशा गरीबों से भेदभाव करता है। महिलाओं के साथ पुरुषों के द्वारा भेदभाव किया जाता है, और इन दोनों के साथ ही अमीरों के द्वारा क्या किया जाता है, या जो पुरुष हैं महिलाओं के ऊपर हिंसाएं करते हैं, या फिर जो अमीर है वो गरीबों के ऊपर हिंसा करते हैं, और गरीब बेचारा मुख्य दर्शक रहकर वो सारी चीजें देखता रहता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लोग आपको करना है। संरचनात्मक हिंसा क्या है, ये क्वेश्चन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इस वाले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि भाई संरचनात्मक हिंसा क्या है। तो संरचनात्मक हिंसा क्या है, तो संरचनात्मक हिंसा हम ऐसी हिंसा को कहते हैं जो समाज के द्वारा बनाई हुई हिंसाएं होती हैं, जिसे समाज के किसी पर्टिकुलर जात पात, धर्म या फिर लोगों की भावनाओं को भड़काने के बाद में ऐसी हिंसाएं उत्पन्न होती है, वो संरचनात्मक हिंसाएं की कैटेगरी में आती है। लोगों को नेशनलिज्म के नाम पर भड़काया जाता है, और साथ ही साथ में उनके बीच में मतभेद उत्पन्न करवाकर उनके बीच में दंगा फसाद करवाया जाता है,
और एक समाज का एक वर्ग दूसरे वर्ग पे क्या करता है, आक्रमण करता है। और इसके विभिन्न जो आपके डायमेंशंस हैंगे, बेसिकली आपको इनके इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निर्माण की आधारशिलता मानव मनुष्य है। यानी अगर शांति निर्माण करना है तो वो केवल मनुष्य जो है वो एक मनुष्य मात्र होने के नाते ही कर सकता है। यानी मनुष्य चाहता है कि वो आने वाले टाइम पे शांति स्थापित करे, लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि मनुष्य अगर चाहता है कि मैं सबसे अमीर बन जाऊं तो वो क्या करेगा कि वो एक तो पहले सकारात्मक रास्ता अपनाएगा। जब वो सकारात्मक रास्ता में सफल नहीं हो पाएगा तो वो नकारात्मक रास्ता अपनाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब दुनिया के देश अपने जो ताकतवर देश अपने आप को ताकतवर बनाने की कोशिश करते हैं, जब वो ताकतवर इजीली खुद को नहीं बना पाते तो दूसरे देशों जो उनसे कम ताकतवर हैं उनका शोषण करना शुरू कर देते हैं, उन पर अटैक्स करना शुरू कर देते हैं और उनकी पावर्स को अपने पावर में मिलाकर क्या करना शुरू कर देते हैं, उनको भी अपना शोषण करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है दक्षिण एशिया में मानव सुरक्षा की मुख्य चिंताएं कौन कौन सी है। तो दक्षिण एशिया में आप देखो, चाहे अफगानिस्तान की बात करते हैं, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के अलावा अगर हम इसके अंदर बांग्लादेश की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, श्रीलंका की बात करते हैं, इन सभी देशों में आतंकवाद है। सबसे पहली बात तो कंसर्निंग पॉइंट यहाँ पर ये है मानव सुरक्षा का। दूसरी बात, इन सब देशों में क्या है, एक तो कास्टिज्म है, कास्टिज्म भी है। तो कास्टिज्म होने की वजह से इंडिया जैसे देश में, पाकिस्तान जैसे देशों में और साथ ही साथ में बांग्लादेश, भाई जैसे मुस्लिम ज्यादा रहते हैं तो हिंदुओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, हिंदू ज्यादा रहते हैं तो मुस्लिमों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो कास्टिज्म भी बहुत ज्यादा है, तो एक ये चिंता हमारे यहाँ पर है। दूसरी बात, यहाँ पर मनुष्य जो है डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ पर लोग परंपरागत अपने कार्यों को नहीं छोड़ना चाहते। इस वजह से भी राज्य हिंसा क्या है, ऐसी हिंसा है जो राज्य के द्वारा बनाई गई पॉलिसी के कारण जो उत्पन्न होती है वो राज्य हिंसाओं की कैटेगरी में आती है। इसके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। तो कई बार चुनावों से पहले राज्य हिंसा हमें देखने को मिलती है। कई बारी जो हमारे देश में हम कई बारी ये देखते हैं कि महंगाई के कारण राज्य हिंसा देखने को मिलती है। तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, समकालीन विश्व में खाद्य सुरक्षा के विभिन्न आयामों की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार रिपीटेड है, आप सभी को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है, जैसे मैं आपको भी आगे दिखाऊंगा भी। मानव सुरक्षा के विभिन्न मापदंडों को बताइए कि कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं मानव सुरक्षा के लिए। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है। तो मानव सुरक्षा के लिए हम इंटरनेशनल बॉडीज बना सकते हैं, न्यायालय बना सकते हैं, बहुत सारी जिसे हम बोलते हैं क्या, कोर्ट, हम कोर्ट्स बना सकते हैं। और इसके अलावा हम बात करें तो अलग अलग प्रकार के कानून बना सकते हैं। जो लोग ऐसे हैं जो अपनी भूमिका को सुनिश्चित नहीं कर पाते, तो ऐसे देशों की भूमिकाओं को सुनिश्चित करने के लिए हम अलग अलग स्लेब और भी क्या कर सकते हैं, इसके अंदर बना सकते हैं, क्राइटेरिया बना सकते हैं। तो ये भी आप सभी को याद रखना है। सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, देखो ये क्वेश्चन फिर से आ रहा है और इसमें आपसे पूछा है कि हशिया वर्ग में, या तो हशिया वर्ग, इसमें पर्टिकुलर कुछ लिखा नहीं है, तो इसमें आपको दो लोगों के बारे में भी स्पेशली लिखना है। एक तो महिलाओं के बारे में लिखना है और दूसरा इसके अंदर आपको बच्चों के बारे में लिखना है। एक बच्चों वाला क्वेश्चन तो आपने देख लिया था। तो महिलाओं के ऊपर अगर आपसे क्वेश्चन में व्याख्या ना की गई हो तो बताना है कि महिलाएं किस प्रकार से अपनी बेसिक कमोडिटीज, जो भी अपनी आवश्यकता की चीजें हैं, उन सभी के लिए पूरी तरह से फुल्ली रूप से किसके ऊपर निर्भर होती है, पुरुषों के ऊपर ही निर्भर होती है। और पुरुष क्या करते हैं, महिलाओं की इस जरूरत का ही बहुत ज्यादा लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं। महिलाएं बेसिकली इतनी भी इंडिपेंडेंट नहीं होती कि वो अपनी इच्छा अनुसार शादी कर सके। तो महिलाओं के लिए हमने स्वतंत्रता दे तो रखी है, हमने संविधान में कहा गया है कि हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन क्या महिला उस स्वतंत्रता का उपयोग कर पाती है, नहीं कर पाती। बच्चे अपनी मर्जी से चाहते हैं कि वो कुछ अलग करें, है ना। जैसे बच्चे बड़े होकर पहले डॉक्टर बनना चाहते हैं, फिर थोड़ा बड़े होते हैं, पढ़ाई मुश्किल देखते, बोलते नहीं डॉक्टर तो नहीं बनेंगे, चल भाई बैंक में जॉब कर लेंगे। बैंक में जॉब नहीं कर पाते तो आगे देखते, चल भाई आगे हम क्या करते हैं कि बीए वगैरह करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर लेते हैं, फिर ये कुछ हो जाएगा तो ठीक है, इसके बाद में आगे चल के लोग बाग यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या देखते हैं कि हम अपने निर्णयों को खुद नहीं ले पाते, एम्पावर नहीं है, हमारी फैमिली के प्रेशर में कई बार हम कोई काम कर रहे होते हैं। तो महिलाएं जो है स्पेशली, पहली पहली महिलाएं तो पूरी तरीके से, और बच्चे भी पूरी तरीके से क्या होते हैं, हाशिए पे होते हैं। बच्चे भी शोषित होते हैं, खासतौर पर गरीब परिवारों के, यहाँ पर अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, मानव सुरक्षा के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विभिन्न मुद्दों की चुनौतीपूर्ण बताइए। तो मानव सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी चुनौतियां हैं, जैसे आतंकवाद हो गया, आतंकवाद, गरीबी हो गई, अस्थिरता, अस्थिरता, इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है आपको, भेदभाव,
संसाधन में भिन्नता, संसाधन में भिन्नता, ये सारी चीजें हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। तो अलग अलग तरह की चीजें हैं जो हमें इसके अंदर देखने को बेसिकली मिल रही है। तो मानव सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय या फिर इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और क्या चीज प्रभावित करती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी करेंगे, वो मुद्दे करेंगे जैसे व्यापार के मुद्दे हो गए, आतंकवाद के मुद्दे हो गए। तो ये सारे के सारे मुद्दे हो सकते हैं जो पर्यावरण किसके मानव सुरक्षा को प्रभावित करेंगे। इसके बाद में मानव सुरक्षा की आंतरिक स्वरूप और पर्यावरण की सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें मानव सुरक्षा की बात जो है वो की गई है। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया था, तो मैंने बताया था कि मानव जो सुरक्षा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, बताया था विकास और भूमंडलीकरण के बारे में। ये वाला क्वेश्चन जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो इस वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से विकास जो है, विकास की वजह से विश्व के जो पर्यावरण है उसको खतरा पहुंच रहा है, और विश्व के जब पर्यावरण को खतरा पहुंच रहा है तो मनुष्य की लाइफ को भी खतरा पहुंच रहा है ना, मनुष्य की लाइफ को भी खतरा पहुंच रहा है। इसीलिए बेसिकली हम इन चीजों को यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर पर्यावरण से जुड़ा हुआ खतरा है, सेम क्वेश्चन है वो वाला और ये वाला कुछ अलग नहीं है, लेकिन आपसे पेपर में अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। पहली बात तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, कई बच्चे तो ऐसे मूर्ख बालक पेपर के 2 दिन पहले फोन उठाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर हम अपने एग्जाम की तैयारी करनी शुरू कर दी। अब उनको क्वेश्चन का नहीं पता, पूरी वीडियो भी नहीं देखेंगे, पूरी वीडियो देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन जैसा आप सोचते हो कि बीए क्लास तक या छोटी क्लास तक एज इट इज वैसे ही आपसे शब्दों का प्रयोग कर देता है, जो आपने पढ़ा वही आ जाता है। मास्टर्स में क्या करता है, एक ही क्वेश्चन को 4 तरीके से पूछ सकता है। ये टीचर, आप मास्टर्स हो उसमें, तो आप खुद एक मास्टर्स के लायक हो कि नहीं, आपका दिमाग किसी एक बात को लेकर क्या सोचता है, वो इस चीज को भी चेक करने का पूरा प्रयास करता है। तो 2 क्वेश्चन, दूसरा तरीका ये हो गया, सेम क्वेश्चन को तीसरे तरीके से यहाँ पर भी पूछा हो गया है, मैंने बीच में और लिखा है, इसीलिए हिंदी वाले बच्चे अथवा देखेंगे। या फिर मानव सुरक्षा पर्यावरण सुरक्षा से कैसे जुड़ा हुआ है, देखो मानव सुरक्षा पर्यावरण सुरक्षा से कैसे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मानव सुरक्षा की आंतरिक रूप से पर्यावरण से सुरक्षा से संबंधित है। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन एक ही है, लेकिन पूछने का तरीका कितना भिन्न भिन्न है, और ऊपर भी जो पूछा गया था वो भी तरीका आपने देखा। तो क्वेश्चन ये केवल एग्जामिनर के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपसे क्वेश्चन किस वे में पूछ रहा है, किस तरीके से पूछ रहा है। अब आप में इतनी क्षमता, आप में इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि आप क्वेश्चनों को अच्छे से तरीके से समझे। देखो स्टार्टिंग में हमने बात करी हिंसा के 2 प्रकार होते हैं, हिंसा से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकार पूछे गए थे। इसमें आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि हिंसा के एक तो प्रत्यक्ष बताने, और आपसे यहाँ पर जो है हिंसा की संरचनात्मक हिंसा के बीच में दोनों में अंतर करना है। अब बच्चा बोलेगा हिंसा तो आया था परंतु इसके विभिन्न प्रकार नहीं आए, तो ये दोनों ही तो प्रकार है, विभिन्न प्रकार इसके, इन्हीं को बेसिकली आपको एक्सप्लेन करना था, और यही दोनों आप सभी से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव सुरक्षा क्या है और मानव सुरक्षा के कार्यक्षेत्र, मानव सुरक्षा के कार्यक्षेत्र और इसका इंपॉर्टेंट। मानव सुरक्षा क्यों इंपॉर्टेंट है, आपकी सुरक्षा क्यों इंपॉर्टेंट है, इतना कुछ पढ़ने के बाद में मानव सुरक्षा क्यों जरूरी है, आप सभी को पता चल गया होगा। एक बेहतर जीवन जीने के लिए, न्यायपूर्ण अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए कितने सारे पॉइंट्स आप इसके अंदर इंक्लूड करना चाहो तो आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्योंकि कुछ तो आपने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, और यहाँ पर हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे, और इन क्वेश्चनों को जितना एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको बिहाफ बनाकर आप कैसे लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे ये पूछा गया है कि मानव सुरक्षा और मानव विकास की प्रक्रियाओं के बीच में संबंध बताना है। देखो मानव सुरक्षा और मानव विकास, ये पर्यावरण वाला क्वेश्चन ही है, लेकिन इसको किस तरीके से पूछा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि भाई अब देखो यहाँ पर आपसे एक बात पूछा गया है, देखो क्या है, सीमांतीकरण, और इंग्लिश में आप देखोगे तो इसके लिए एक वर्ड यूज हुआ है जिसको बोलते हैं आप सभी के लिए मार्जिनलाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन जो है, और यहाँ पर आप सभी के लिए हशियाकरण जो है, हशियाकरण वाला क्वेश्चन जो है, हशिये वाला मार्जिनलाइजेशन या मार्जिनलाइज, ये सेम ही चीज होती है, अलग अलग नहीं होती है। बच्चों को समझ सीमांत शब्द प्रयोग कर दिया, अरे ये तो क्वेश्चन आया ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये बन जाता है कि हम सबसे पहले क्वेश्चन को समझें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, इसके अंदर सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमने इसके अंदर इनको ऐड कर दिया है, और इसके अंदर सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन थे वो ऐड कर दिया। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी नेक्स्ट एग्जाम आपका कब है आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। 600 लोग उसके अंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरे के पूरे, और यहाँ पर ये स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है। बाकी इंस्टाग्राम वगैरह पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी कोई भी क्वेरी अपनी रिजॉल्व करा सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।